पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचन के सेक्ट में वो मास्टर आ गया होता है, इसलिए बाईचन उसे वहां पर अपने सेक्ट में ज्वाइन करा लेता है एज अ टीचर करके कि आगे चल के वो सारे के सारे डिसाइपल को उनकी कल्टीवेशन करने में मदद करेगा। लेकिन जब बाईचन उससे अपनी कल्टीवेशन के बारे में पूछ रहा होता है तो वहाँ पर वो उसकी मदद नहीं करता, जिस वजह से बाईचन काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि आखिर इस एल्डर को इस सेक्ट में रखने का क्या ही फायदा। साथ ही वहाँ पर त्यानुन सेक्ट का एक पोर्टल भी खुलने लग गया था, जिसके अंदर जाने के बाद सभी लोगों को बहुत ही सारी खास चीजें मिलने वाली है, लेकिन उसके अंदर वही जा पाएगा जो एक कंपटीशन को जीतेगा। इसलिए सभी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओ तियान को देखते हैं जो प्रैक्टिस रूम के अंदर आने के बाद अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, क्योंकि बाईचन ने सारे डिसाइपल से कह दिया था कि जब तक कोई अपना फाउंडेशन लेवल ब्रेक थ्रू ना कर ले तब तक कि मैं उसे उस कंपटीशन में नहीं लेकर जाऊंगा। इसलिए हाओ तियान यहाँ पर आया होता है ताकि वो जल्द से जल्द अपना फाउंडेशन लेवल ब्रेक थ्रू कर सके। वो वहां पर आने के बाद काफी टाइम से अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिस वजह से उसने अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। वो जैसे उसे वहां से बाहर निकालता है उसकी ड्रैगन स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। साथ ही हाओ तियान ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया होता है। इसके बाद हम ली जुआन को देखते हैं जो खुद भी अपना प्रैक्टिस रूम के अंदर आ गया होता है। वो भी वहां पर अपना कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करने के लिए आया था, इसलिए वो भी वहां पर पूरी मेहनत के साथ अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसके बाद वो और हाओ तियान दोनों बाईचन के पास आकर उसे बताते हैं कि हमने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब तो आप हमें अपने साथ ले जाएंगे ना उस कंपटीशन में। जिस पर बाईचन कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम सबको यहाँ से ले जाऊंगा। जिसके बाद वहाँ पर वो मास्टर आता है जो बाईचन से कह रहा होता है हेड मास्टर हम सभी यहाँ से स्पिरिचुअल गार्डन में गए थे, जहाँ पर जाने के बाद हमें बहुत सारे बीज दिखाई दिए, वहीं पर से हमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल मिली है, न जाने ये हमारे क्या काम आएगी, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए हम इसे आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तब जैसे ही वहाँ पर बाईचन उस पिल को लेता है उसकी सिस्टम उससे कहती है ये पिल तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको लेने के बाद आपके अंदर से आपका गुस्सा बाहर निकल कर आने लगेगा और आप यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, जिस वजह से सारे के सारे लोग आपसे डरने लगेंगे। ये देखकर तो बाईचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो मुझे बहुत अच्छी पिल मिल गई, मैं गुस्सा करते हुए कितना ज्यादा सुंदर दिखाई दूंगा, इसके बारे में तो मैंने खुद कभी नहीं सोचा है। इसलिए वो वहाँ पर मजे मजे के लिए उस पिल को खा लेता है, लेकिन जैसे वो पिल को खाता है उससे उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा घटिया लगता है, जिस वजह से उसे वहाँ पर उल्टी पे उल्टी होने लगती है। इस वजह से उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यही वो पिल का असली कारण था। उसने बाईचन को यहाँ पर उल्टी पे उल्टी करवा कर गुस्सा दिला दिया था। बेचारे बाईचन की यहाँ पर किस्मत ही खराब थी। जिसके बाद अगले दिन सारे के सारे डिसाइपल वहाँ से त्यानुन सेट की तरफ जाना शुरू कर देते ताकि वहाँ पर कंपटीशन को लड़ा जा सके। रास्ते में बाईचन अपने सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम जरा मेरी इन्वेंट्री तो खोलना, मैं देखूं इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तब उसकी सिस्टम उससे कहती है तुम्हारी इन्वेंट्री तो बिल्कुल तुम्हारी दिमाग की तरह खाली है, उसके अंदर तो भूसा भी नहीं भरा हुआ। ये देखकर तो बाईचन सोच रहा होता है कि अबे यार ये कितनी घटिया सिस्टम है, अपने होस्ट की ऐसी बेइज्जती करती है कि जैसी इसने किसी और की नहीं की होगी। लेकिन खैर बताओ मुझे यहाँ पर क्या करना है। वैसे भी वहाँ जाने के बाद मुझे थोड़ी कंपटीशन लड़ना है जो मुझे किसी पावरफुल चीज की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर तो मेरे डिसाइपल का ही बैंड बजने वाला है, इसलिए मुझे अभी इन्वेंट्री की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी इन्वेंट्री। तभी वहाँ पर उसके पास फेंकाते हुए हाओ तियान आता है, जिसे देखकर तो बाईचन भी हैरान था कि अरे यहाँ पर इसकी किसने कुटाई कर दी। हाओ तियान बाईचन से कह रहा होता है नहीं नहीं मास्टर कुछ नहीं हुआ, हम तो यहाँ पर बस प्रैक्टिस कर रहे थे, जूशन से थोड़ी सी उसकी कल्टीवेशन टेक्निक सीखना चाहता था, इसलिए हम दोनों प्रैक्टिस करने गए, लेकिन जूशन तो मेरी कब से तशरीफ को लाल पीली किए जा रहा है। ये देखकर तो बाईचन भी हैरान रहता है कि बड़ा ही अजीब बंदा है, ऐसे मार खाते हुए कौन ही यहाँ पर प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद बाईचन को उसका वो कछुआ दिखाई देता है जिसका मुंह ड्रैगन वाला था। वो उसे देखकर कहता है अरे तुम्हें क्या हुआ, ड्रैगन के मुंह के कछुए तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो। लेकिन वो कछुआ तो उसे कुछ भी नहीं बताता, बस वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर रहा था किसी चीज को लेकर। तब बाईचन की नजर वहाँ पर प्रिंस के ऊपर जाती है। वो उससे कहता है तुम यहाँ पर अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हो, तुम्हें बाकियों के साथ जाकर प्रैक्टिस नहीं करना क्या। जिस पर प्रिंस कहता है मैं तो यहाँ पर बस हमारे कंपटीशन के बारे में ही सोच रहा हूँ कि आखिर किस तरह का कंपटीशन होने वाला है। लेकिन ये देखकर तो बाईचन हैरान था कि ये प्रिंस मुझ से पीठ दिखाकर क्यों बात कर रहा है, इसे पता नहीं कि अपने मास्टर की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। वो उससे कह रहा होता है प्रिंस जरा सामने घूमो, मैं तुम्हारा पीठ देखकर अचार डालूंगा क्या, तुम आखिर सबको पीठ क्यों दिखाते रहते हो। तब प्रिंस वहाँ पर सभी को बताता है कि जब भी मैं किसी को पीठ दिखाता हूँ तो मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है बात करने में, लोगों को सामने से बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पीठ दिखाकर बात करने में अच्छा लगता है, और ऐसे पीठ दिखाने से मेरा लुक भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। ये देखकर बाईचन उससे कह रहा होता है बस बस बहुत हो गया, और ज्यादा ज्ञान देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, मैं समझ गया कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तभी बाजू से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी नाव गुजर रही होती है जो कि बाईचन की नाव से बहुत ही ज्यादा बड़ी और पावरफुल दिखाई दे रही थी। वो नाव किसी और की नहीं बल्कि प्रिंस के ही सेट की होती है। वो वहाँ पर आने के बाद उस नाव के अंदर से एक जनरल बाहर निकल कर आता है जो प्रिंस के सामने आकर उसे ग्रीट कर रहा होता है। प्रिंस तो उसे देखकर हैरान था। वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जिस पर जनरल बताता है एल्डर ने अपनी कंपास का इस्तेमाल करते हुए पता लगा लिया
कि आप कहाँ पर मौजूद थे, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको मना सकूं कि आप हमारे साथ फिर से हमारे सेट में चलिए। वहाँ पर सारे के सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको ऐसे अपने सेट को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जिस पर प्रिंस कह रहा होता है आखिर वो बूढ़ा एल्डर मर क्यों नहीं जाता, और वैसे भी अब मैं कोई प्रिंस नहीं रहा, मैं हमारे मास्टर के इमॉर्टल सेट का एक डिसाइपल हूँ, इसलिए मुझे डिसाइपल की तरह ही कहो। आगे से मुझे प्रिंस कहने की कोई जरूरत नहीं है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये देखकर तो वो जनरल भी एकदम ज्यादा हैरान और उदास रह जाता है कि आखिर प्रिंस इतनी जल्दी इतने ज्यादा बदल कैसे गए। दूसरी तरफ हम वूजी सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे एल्डर और डिसाइपल इस तियान्यू सेट के पास आ गए होते हैं ताकि वो वहाँ पर आने के बाद इस सेट का जो कंपटीशन है उसे लड़ सके। उसे देखकर तो वहाँ खड़े सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रहते हैं कि यहाँ पर तो वूजी सेट आ चुका है, वो सेट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि इनके सामने कोई भी टिक पाएगा। लेकिन जब सारे लोगों की नजर पीछे खड़े बाचन के इमॉर्टल सेट की नाव पर पड़ती है तो वो सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये कौन सी नाव है और इसकी हिम्मत कैसे हुई वूजी सेट के नाव के सामने आकर खड़े होने की। क्या इन लोगों का अपनी जिंदगी से मन भर चुका है। ये देखकर वूजी सेट के दो डिसाइपल बाचन के सेक्टर में आते हैं जहाँ उन्हें शिया और प्रिंस दिखाई देते हैं। वो उन्हें कह रहे होते हैं आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, फटफट अपनी नाव को हमारी नाव के आसपास से हटा लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिंस उससे कह रहा होता है अपनी औकात देखकर यहाँ पर जुबान चलाना वरना हमारे हाथ तो तुम्हारी औकात से भी ज्यादा चल जाएंगे। लेकिन जैसे वहाँ पर वो कुछ करते वहाँ पर बाचन आ जाता है जो उन सभी से कह रहा होता है मेरे होते हुए तुम्हें मुंह चलाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जो काम हाथों से किया जाता है उसे बातों से करके क्या ही फायदा। जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के दोनों डिसाइपल उड़ाते हुए वहाँ से बहुत दूर फेंक दिया था जहाँ उन दोनों डिसाइपल की तो वहाँ पर हालत खराब हो गई होती है। इसलिए वो जल्दी से अपने एल्डर के पास जाकर बताते हैं कि इस मॉडल सेट के मास्टर ने हमारी बहुत ज्यादा कुटाई की, उसने हमें बहुत मारा है। ये सुनकर तो वो एल्डर भी हैरान रह जाता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइबल के ऊपर हाथ उठाने की। अब तो ये गया। अब हम तियान्यू सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक जनरल जो होता है सारे लोगों को बता रहा होता है आज जो हमारा फेस्टिवल होने वाला है कंपटीशन का उसे ऑर्गेनाइज करने के पीछे हमारे तियान्यू सेट और वूजी सेट का हाथ है। हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है। मैंने यहाँ पर सारे के सारे सेट जो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं उन सभी के मास्टर को बुलाया है ताकि सारे एल्डर यहाँ पर आकर यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है उसका अच्छे से इंजॉयमेंट ले सके। इसलिए एक एक करते हुए सारे के सारे सेट के एल्डर वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब बाशन वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर एक भी कुर्सी खाली नहीं दिखाई देती। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे यहाँ पर ये लोग मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हौजन एक चटाई लेकर आ जाता है जो अपने मास्टर से कह रहा होता है मास्टर आप यहाँ पर बैठो, आप जमीन पे ही बैठोगे तब भी आप सबसे ज्यादा अच्छे लगोगे क्योंकि किसी की औकात नहीं कि आपके सामने खड़ा भी हो सके। तब बाशन को जमीन पे बैठा हुआ देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि ये मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदा है, ये तो बिना झिझक के जमीन पे बैठ गया। बाकी एल्डर को तो देखो आराम से कुर्सी पे बैठे हैं। हमें तो इस बाशन की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पसंद आ गई। जो देखकर तो वूजी सेट का एल्डर जिसका नाम दाओ की था बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे। अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा चल भी रहा था कि इस कंपटीशन को मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज खुद से करवाया है और देखो सारे लोग यहाँ पर आकर इस बाशन की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए वो सारे के सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए सभी से कहता है जब मैंने यहाँ पर इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवा ही दिया तो मैं यहाँ पर सारे के सारे लोगों को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ जो कि मेरी तरफ से आप सभी के यहाँ पर आने का उपहार ही होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल फायर गैनाडोर्मा को लेकर आता है जिसे देखकर तो सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये कितना ज्यादा अच्छा और पावरफुल गैनाडोर्मा है, इससे तो हमारी कल्टीवेशन पावर बढ़ जाएगी। दाओकी ने तो सच में हमारा यहाँ पर काम आसान कर दिया। लेकिन तब बाशन वहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलेक्सर को बाहर निकालता है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसके अंदर से इतना ऑरा निकल रहा होता है कि वहाँ पर लाइट की भी जरूरत ना पड़े। ये देखकर तो सभी की आंखें चौंधिया जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाशन के पास कितनी ज्यादा खास चीज है। अगर बाशन हमें ये देने के लिए तैयार हो जाए तो हमें इस गैनाडोर्मा की क्या ही जरूरत पड़ेगी, इसकी भैंस की टांगे तो घटिया चीज है। इसलिए वो सारे के सारे लोग अपने अपने गैनाडोर्मा को वहीं पर फेंक देते हैं ताकि वो बाशन से उसके एलेक्सर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले सके। ये देखकर तो दाओकी एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है कि यहाँ पर तो बाशन ने मेरे सारे के सारे साथियों को अपनी तरफ कर लिया। न जाने अचानक से ये कौन सी मुसीबत मेरे सर पर आकर पड़ चुकी है। लगता है शायद मैंने ही पहले उंगली कर दी थी, उसी का बदला ये ले रहा है। इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ बाशन के पास आता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं वूजी सेट का एल्डर हूँ, मेरा नाम दाओकी है। इतना कहने के बाद वो बाशन के ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक कर देता है। लेकिन बाशन को तो वहाँ पर कुछ होता ही नहीं। वो अपने सामने एक फॉर्मेशन बनाते हुए दाओकी को वहाँ से उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। और ये फॉर्मेशन भी किसी और ने नहीं बल्कि बाशन की जेब के अंदर जो वो टर्टल बैठा हुआ था उसी ने बनाया हुआ था जिसने वहाँ पर बाशन को दाओकी की इस अटैक से बचा लिया होता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हक्का बक्का रह चुके थे कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या, दाओकी इतनी आसानी से इतनी दूर कैसे फेंका गया है। हमें तो लगा था वो पावरफुल है लेकिन ये तो अंदर ही अंदर नल्ला निकला एकदम। जो देखकर तो दाओकी के भी वहाँ पर गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर इस बाशन की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, अब मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वो फिर से वहाँ पर बाशन के ऊपर अटैक करने वाला
होता है, लेकिन बाइचन उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ, यहाँ पर गलती तो मेरी थी कि मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की और तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हुए तुम्हें उठाकर दूर फेंक दिया। इस चीज से मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पावरफुल एलेक्सर देने के लिए आया हूँ। इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझकर रख लो अपने पास। जो देखकर तो उस एल्डर के वहाँ पर गुस्से का और ज्यादा ठिकाना नहीं रहता। वो कह रहा होता है इस बाइचन ने मुझे यहाँ पर एलेक्सर देकर मेरी इज्जत को और ज्यादा उछाल दिया है, नहीं चाहिए मुझे इसकी घटिया सी एलेक्सर। बस एक बार मौका मिल जाए मैं इस बाइचन को तो सबक सिखा कर ही रहूंगा। जिसके बाद वहाँ पर वो जो जनरल होता है सारे के सारे लोगों से कह रहा होता है हमारे यहाँ पर कंपटीशन करने का टाइम आ चुका है, इसलिए सारे के सारे लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दो, कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बाइचन अपने सारे डिसाइपल से कह रहा होता है तुम्हें अपना नॉर्मल गेम ही खेलना है, तुम्हें ज्यादा खुद पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर जीत नहीं भी पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसकी सारी की सारी बातों का उल्टा कहते हुए हाउतन सभी से कह देता है कि हमें इस कंपटीशन में टॉप 5 के अंदर ही आना है, जो भी टॉप 5 के अंदर नहीं आएगा उसे अपने हाथों से अपने सारे के सारे मेरिडियन को तोड़ना पड़ेगा। तो बताओ सभी को ये शर्त मंजूर है कि नहीं है? जिस पर सारे लोग कहते हैं ये शर्त तो बहुत ज्यादा अच्छी है, हमें ये शर्त मंजूर है, अगर हम टॉप 5 के अंदर नहीं है तो हम अपने हाथों से अपने मेरिडियन को ब्रेक कर देंगे। ये सारी चीज दाव की दूर खड़े होकर देख रहा होता है, जिसे देखते हुए खुद में कहता है बड़ा अजीब मास्टर उसके डिसाइपल है, इतना कॉन्फिडेंस आखिर किसके अंदर ही होता है? इन्होंने तो खुद के मेरिडियन को अपने हाथों से तोड़ने का डिसाइड कर लिया। इसलिए वो अपने डिसाइपल के पास भी आकर कह रहा होता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे भी करके इस कंपटीशन को जीतना पड़ेगा। लेकिन उसके सारे डिसाइपल आधी तो नींद में होते हैं वहां पर, और फिर नींद में अपने एल्डर से कह रहे होते हैं हाँ एल्डर हम तो मान गए, हम तो यहाँ पर कोशिश करेंगे जीतने की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखकर तो दाव की सोच रहा होता है सबसे घटिया डिसाइपल तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास ही है, कौन सा ऐसा नशा पीकर खड़े ये लोग कि ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो कंपटीशन में क्या। इसके बाद वहाँ पर एक टिकटॉकर आते हुए इस कंपटीशन का बोर्ड लेकर आता है कि चलो यहाँ पर अब ये कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो गया, अब तो मजा ही आने वाला है इस कंपटीशन को देखकर। जिसके बाद एक एक करके इस कंपटीशन में जो भी लोग लड़ने आएंगे उन सभी का नाम पुकारा जाता है, और जिसका वहाँ पर नाम पुकारा जा रहा था एक एक करके वो सारे के सारे लोग वहाँ पर आने लगते हैं। लेकिन सारे के सारे लोग बिल्कुल उल्टे पुल्टे थे, किसी के पास न ज्यादा पावर थी न किसी के पास शक्ल थी। लेकिन जब वहाँ पर जिंगर नाम की लड़की नोरा फतेही की तरह एंट्री मारते हुए आती है तो उसे देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह इतनी सुंदर लड़की को देखकर तो हमारी आंखों को आराम मिला। जिसके बाद अब वहाँ का कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाता है। इसलिए जिंगर के पास सबसे पहले एक आदमी आता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। जिंगर उसे अपने बातों में फंसाते हुए कहती है क्या तुम इतनी सुंदर सी लड़की को मारोगे, जरा मेरी आंखें तो देखो, मेरी कलाइयां देखो कितनी ज्यादा नाजुक है, तुम्हारे हाथों से तो इसे चोट भी लग सकती है। ये देखकर तो बेचारा वो भी वहाँ पर पिघल जाता है। जिसके हटने के बाद वहाँ पर एक दूसरा डिसाइपल आता है जो खुद भी यहाँ पर जिंगर से फाइट करने के लिए आया था, लेकिन वो उसे भी वहाँ पर अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है कि क्या तुम सच में इतने ज्यादा निर्दय हो सकते हो कि इतनी सुंदर सी लड़की के ऊपर हाथ उठाओ, तुम्हारे हाथ ये गवारा देंगे। ये देखकर तो वो भी वहाँ पर रुक जाता है और जिंगर को मारने के बजाय दूसरे वाले डिसाइपल के ऊपर ये घसीट के पंच मार देता है। ये देखकर कहता है वो क्या बे अंधे घोड़े तुझे दिखाई नहीं देता कि तूने किसके ऊपर हाथ उठा दिया? जिस पर वो डिसाइपल कहता है अरे मेरा हाथ तो पहले से उठ गया था, लेकिन बस किसी के ऊपर रखना बाकी था, जिंगर के ऊपर तो रख नहीं पाया, सोचा कि तुम्हारे ऊपर ही रख के तुम्हारा ही चेहरा गर्म कर दूं। जो देखकर तो वो डिसाइपल भी गुस्सा हो चुका था और अब देखते देखते दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। जिन दोनों की फाइट दूर खड़े होकर तो जिंगर देख रही थी, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है कि अरे वाह यहाँ पर आग लगा कर तो दिल खुश हो गया मेरा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।